हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक वीडियो ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजी के बारे में बनाना चाहती हूँ अबाउट फूड बिजनेसेस इंडिया में जो हैं हमारे। अगर लोग अपने बिज़नेस में अभी समर टाइम में थोड़ा सा लो टाइम अगर उनके बिज़नेस में कोई कोई फेजेस में चल रहा है, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि क्यों समर में कभी कभी उनका बिज़नेस लो हो सकता है, और क्यों अगर कोई कॉम्पिटिटर आपके सामने आ जाए, आपको उस कॉम्पिटिटर को मद्देनज़र रखते हुए कभी कभी ऐसा स्ट्रेटजी लेना चाहिए जिसमें आप ये रियलाइज़ करें कि आपके बिज़नेस में आपको शायद कोई अलग चेंज लाना है, रादर देन थिंकिंग कि कॉम्पिटिटर मेरे कस्टमर्स को लेके जा रहा है। और ये मैं एकदम सिंपल एक चीज़ में मैंने नोटिस किया अपने लोकेलिटी में, इसलिए उसके बेसिस पे ये ऑपरेशन स्ट्रैटेजी बताना चाहती हूँ सबको। तो मेरी लोकेलिटी में क्या है, पहले सिर्फ एक दुकान था जिस दुकान में बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत सारे मुंबई में जो स्टोर्स होते हैं कोई कोई शहरों में, जहाँ मिठाई मिलती है, स्नैक्स मिलता है, डोसा मिलता है, वैसा एक स्टोर में उसके जो समोसा सेलर वाला पार्ट है, वहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि रिसेंटली अब जब मैं उनसे समोसाज लेती हूँ, पहले भी शायद उन्होंने ये किया होगा पर तभी मैंने ऑब्ज़र्व नहीं किया था, पर उनके समोसेस जो हैं फ्रेश नहीं हैं। और उनके ऑपोजिट में ही अभी कुछ महीनों से या सालों से शायद एक ठेला वाला बैठता है जो समोसा तल तल के अपने कस्टमर्स को सेल करता है। तो अभी जब एक दुकान होता है और ठेले वाला होता है, डिफरेंस ये है क्योंकि वो ठेले वाले को उसके ठेले को पूरा चल चल के लेके जाना होता है बहुत दूर अपने घर से, वो यूजुअली उसको चल के लेके आता है। तो इतने रास्ते किलोमीटर्स उसको चलना होता है करके ठेले वाला अपना इंग्रेडिएंट्स अपने कस्टमर सप्लाई के हिसाब से लेके आता है। तो उसका इंटेंट क्या होता है कि जब उसका कस्टमर सप्लाई अगर शाम को सपोज़ ख़त्म हो जाए, तो वो जल्दी से फ्लेक्सिबली, उसका कोई दुकान का टाइमिंग्स नहीं है, तो जब तक वो जितना समोसा का मटेरियल लेके आएगा या जो भी मटेरियल वो सेल कर रहा है अपने ठेले में, वो जितना मटेरियल लेके आता है उतना मटेरियल सेल करके वो चला जाता है। वेर एज़ दुकान का क्या ये है कि बिकॉज़ हम लोग के पास दुकानों में इन शॉप्स एंड आई वर्कड इन रिटेल पहले, तो इसलिए मुझे पता है कि स्टॉकिंग एंड सप्लाई चेन क्या होता है। दुकान के सप्लाई चेन में हम एक्स्ट्रा सामान स्टॉक करके रखते हैं क्योंकि हमारे पास दुकानों में थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस होता है। और दूसरा क्या है, जब दुकान होता है, दुकान थोड़ा लार्जर स्केल बिज़नेस होता है ठेले वाले के कंपैरिजन में। तो बिकॉज़ वो लार्जर स्केल बिज़नेस होता है, वो हमेशा थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ऑपरेट करता है, ज़्यादा चीज़ें बनाता है अपने कस्टमर्स के लिए। तो वो सेम दुकान जो ठेले वाला सपोज़ अगर 500 समोसाज बनाता है, दुकान शायद 1000 समोसाज बनाता है दिन में। और ये मैं एक रैंडम नंबर दे रही हूँ, इट्स माइट बी डिफरेंट नंबर्स, बट सपोज़ वो दुकान 1000 समोसाज दे रहा था पहले, एंड सडनली ऐसे हो गया है कि उसका सेल्स अभी थोड़ा कम हो गया है, और वो सोच रहा होगा कि ये ऑपोजिट में ये जो ठेले वाला है, ठेले वाला वजह से मेरा कम हुआ है, जो शायद सही रीज़न होगा। बट उसके अंदर भी बहुत सारे डीपर रीज़न्स होते हैं कि क्यों एक कॉम्पिटिटर जब आपके सामने आया है, वहाँ पे लोग क्यों चूज़ करेंगे जाना। कभी कभी लोग इसलिए चूज़ करते हैं जाना कि आपका जो मटेरियल है उसका जो कॉस्ट है, ठेले वाला उससे थोड़ा सा कम पैसे में अगर दे रहा होगा, जिनको पैसा बचाना होगा वो ठेले वाले के पास जाके ख़रीदेगा। पर कॉस्ट हमेशा नहीं डिटरमिन करता कि आपके कस्टमर्स का सेल्स कम करने का। इनफैक्ट आप दुकान में हो करके जो लोग हेल्थ सेफ्टी के पैराडाइम में ज़्यादा रहेंगे, जिनको चाहिए कि थोड़ा हेल्दियर फूड उनको मिले, वो तो दुकान में ही खाना प्रेफर करेंगे। पर कब दुकान में खाना प्रेफर करेंगे? तभी जब उनका मटेरियल बेटर क्वालिटी का होगा, क्योंकि पैसा ज़्यादा देने में जिन लोग बहुत पैसे की बचत कर रहे हैं, वो लोग ही मोस्टली स्ट्रीट वेंडर्स के पास जाएंगे, क्योंकि उन लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, मम्मी पापा से थोड़ा पॉकेट मनी मिलता है, तो कभी कभी स्कूल के स्टूडेंट्स जाके खाएंगे।
या आप अगर दूसरे ठेले वाले हैं जिन लोग अभी लो इनकम के पॉपुलेशन ग्रुप में हैं, वो लोग को भी पैसों की बचत करनी होती है, तो वो भी उनके लिए भी अगर 4-5 रुपए सेव हो गए हर दिन के, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा सेविंग है, राइट। तो इसलिए अगर ठेले वाला उनसे 3-4 रुपए 4-5 रुपए कम ले रहा है, तो इसलिए वो लोग तो जाएंगे। पर जिनको ये 4-5 रुपए का फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग कौन से कैटेगरी के हैं? वो लोग मिडिल क्लास के कैटेगरी के हैं कि घर वाले लोग हैं, जिन लोग अभी समोसा लेके अपने घर में अगर गेस्ट आएंगे तो गेस्ट को खिलाएंगे, या अगर सडनली आपको समोसा खाने का मन किया, फ्रेंड्स के साथ वॉक करते करते इवनिंग में जाके खाएंगे, फैमिली के साथ वॉक करते करते घर में मम्मी बीमार है, उनको खाना बनाने का मन नहीं है, तो मम्मी बोलेगी बाहर जाके खा लो, तो तब जाके वो लोग वो दुकान से समोसा डोसा ये सब खाएंगे, राइट। तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा ये दुकान है करके इनके पास वैरायटी आइटम्स बहुत हैं, और वो वैरायटी आइटम्स का डिमांड भी बहुत है, बहुत सारे लोग आके लाइन लगा लगा के खाते भी हैं। पर उनका सडनली अभी आज जो मैंने नोटिस किया, और पहले भी 1-2 बार नोटिस किया था पर उतने अच्छे से नहीं नोटिस किया था, कि आज मैंने सुबह सुबह देखा कि उनके यहाँ उतने कस्टमर्स नहीं थे समोसा के लिए, वेरस ठेले वाले के सामने बहुत सारे लोग खड़े थे समोसा के लिए। तो जो चीप वाले जिनको पैसे की बचत करनी है वो लोग तो ठेले वाले के पास जा रहे हैं, पर जिनको शायद बचत नहीं भी करनी, वो लोग भी ठेले के पास जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि ऐसा हो सकता है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैंने ठेले वाले का समोसा नहीं खाया, पर ऐसे ही ऑब्जर्वेशनली मुझे लगा कि अगर, और मैं क्योंकि बीच में भी बहुत बीमार थी, इतनी बीमार थी इसलिए मैं बाहर का समोसा वमोसा बहुत कम खाती हूँ, और ठेले वालों से तो बहुत ही नहीं ही लेती, मैं कुछ ख़रीदना बंद कर दी हूँ, क्योंकि मेरे लिए हेल्थ एक कंसर्न है। वो लोग का अगर पानी वानी ठीक नहीं है तो वो एक कंसर्न होगा। तो अगर दुकान का समोसा बनाने के प्रिपरेशन के टाइम पे जहाँ से भी वो समोसा का अंदर का जो आलू की सब्ज़ी है वो अभी उन लोग कहाँ से बना के लाते हैं, फिर उधर समोसा बनाते हैं, तो जहाँ से भी वो समोसा का इंग्रेडिएंट्स बन के आ रहा है, या अगर उनके दुकान में ही वो समोसा का इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर हो रहा है, उस प्रिपरेशन टाइम में अगर आपने हेल्थ सेफ्टी हाइजीन नहीं फॉलो किया, तो कभी कभी आपका समोसा गंदा टेस्ट करेगा। सेकेंडली, अगर आपके सेल्स अगर रात को जब आपका ख़त्म हो गया, बिज़नेस बंद कर रहे हैं आप 10 बजे या कुछ, तब जाके अगर आपने कुछ स्टॉक किया समोसा जो एक्स्ट्रा पड़ा था, से 100 समोसाज बच गए, वो जो 100 समोसाज है आप अगर नेक्स्ट डे सेल कर रहे हैं तो वो उतना टेस्टी तो नहीं रहेगा। एंड विंटर टाइम में अगर जब ठंड का मौसम है तब अगर आपने उसको रीसेल किया नेक्स्ट डे, लोगों को टेस्ट का डिफरेंस इतना नहीं समझेगा, क्योंकि ठंड के मौसम में वो समोसा ख़राब नहीं होगा। पर अगर आपने वो समोसा रात भर रख दिया और नेक्स्ट डे सेल किया समर टाइम में या ओवर हीटिंग के टाइम में, जब कोई भी वेदर का सीज़न चल रहा हो, जब हीट बहुत हाई है, उस वक्त क्या हो रहा है, वो जो 10-12 घंटे वो समोसा रात को पड़ा रहा, वो तो ख़राब हो गया है। आपने उसको रीहीट किया तो भी, बिकॉज़ आपके पास फ्रिज नहीं है, वो समोसा का इंग्रेडिएंट्स, अंदर के इंग्रेडिएंट्स का ख़राब होना ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर कोई आपके यहाँ खा रहा है और आपके और दूसरे समोसे में जो सिर्फ 2-3 रुपए का ही डिफरेंस है, या दोनों भी सेम ही प्राइस के समोसा सेल कर रहे हैं, तो लोग तो वही समोसा खाने की कोशिश करेंगे ना जिस समोसा का टेस्ट अच्छा है। तो अगर आपके समोसे का टेस्ट ख़राब हो रहा है समर में, बिकॉज़ आप एक्स्ट्रा समोसास को फेंक नहीं रहे हैं और उसको वापस से रीसेल कर रहे हैं नेक्स्ट डे, क्योंकि बिका जो नहीं है वो आप सेल कर दे रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम। तो जब आपके पास ये दिख रहा है, आपको अगर ट्रेंड दिख रहा है, और ये चीज़ लोग क्या होता है ना, अगर हमने कोई लोग बहुत होते हैं ना, फिक्स्ड पर्सनालिटीज़ होते हैं, तो जब हम फिक्स्ड पर्सनालिटीज़ होते हैं तो हमको अगर बॉस ने बोला है 500 समोसा बनाओ, तो हम हर दिन 500 समोसा ही बनाते हैं। पर अगर कोई दिन आपको अगर दिख ही रहा है कि शाम के टाइम पे अभी कस्टमर समोसा नहीं ऑर्डर कर रहे, शाम को उन लोग ज़्यादा डोसा ये सब ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। तो अगर आपने ऑब्ज़र्व किया कि अभी मेरे समोसे का सेल्स ना धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादा डोसा एंड दूसरा फूड खाने की कोशिश कर रहे हैं,
तो तब आपको क्या करना है, अगर आप 2 साल पहले, 3 साल पहले, 1 महीने पहले भी 500 समोसा सेल हो जा रहा था आपका, पर अभी इस महीने आपका 500 समोसा का सेल नहीं हो रहा, तो आपको धीरे धीरे उसको रिड्यूस करना चाहिए क्वांटिटी में, कि मुझे 500 नहीं सेल करना, तो 500 की जगह अभी अगर मुझे दिख रहा है कि हर दिन मेरा 100 समोसा बच रहा है, 50 समोसा बच रहा है, तो मैं वो एक्स्ट्रा समोसा या तो ना बचाऊं, और अगर बच रहा है तो 2 ऑप्शंस है अभी आपको। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया, ध्यान दे के इंट्यूटिवली आपको समझ में आ जाएगा कि मोर और लेस आज अगर गर्मी का दिन है तो गर्मी के दिन में अगर किसी को हॉट समोसा नहीं खाना तो वो नहीं खाएंगे, तो गर्मी के दिन में आप थोड़ा 500 की जगह 400 बनाने के लगिए, और जब डिमांड आएगा तभी बनाइए, ऐसा कर सकते हैं आप। ये एक वे है। दूसरा वे है आपका जो इंग्रेडिएंट्स है, वो इंग्रेडिएंट्स अगर आप एक्स्ट्रा 500 के लिए लेके भी आए हैं, उसको बनाइए मत और बाद में फ्रिज में रख दीजिए अगर आपके पास फ्रिज है। तीसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि आप आपके समोसे के काउंटर को बंद भी करने का ऑप्शन सोच सकते हैं, कि आप जब इवनिंग के टाइम में अगर समोसा का सेल्स रिड्यूस हो चुका है, डोंट सेल द समोसा। आप आपके समोसा के बनाने वालों को फुल टाइम नहीं रखने की जगह, लॉन्ग आवर्स नहीं रखने की जगह, उनके आवर्स थोड़ा कम कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन ये है कि आप ये देख सकते हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग समोसा को बना सकते हैं, कि ठंडी के मौसम में हमको थोड़ा तीखा तीखा चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद है, जबकि गर्मी के मौसम में हमको थोड़ा कम तीखा चीज़ चाहिए। तो गर्मी के मौसम में जो लोगों को कम तीखा समोसा देगा, या जो लोगों को समोसे, अगर आपकी ही दुकान में तीखा समोसा की जगह ऑल्टरनेटिव लेस तीखा डोसा भी पड़ा है, तो वो लोग तो वो लेस तीखा डोसा के पास जाएंगे ना। और डोसा के वक्त आप बता सकते हैं कि इसमें मिर्ची मत डालिए, ये मत डालिए, तो वो लोग वो कम डालेंगे। वेराज क्योंकि वो डोसा आपके यहाँ इमीडिएटली बन रहा है, जबकि समोसा आप ऑलरेडी एक प्रिपेयर्ड उसका स्टफिंग है, वो प्रिपेयर्ड स्टफिंग आप बना रहे हो। तो वो जो प्रिपेयर्ड स्टफिंग है, आप ये सोच सकते हैं कि समर टाइम में इसको थोड़ा लेस स्पाइसी बनाएं, ताकि लोग वो लेस स्पाइसी समोसा को खरीदें। एंड फाइनली ये सब मेथड्स करके भी अगर आपका 10, 20, 30, 50 समोसा एक्स्ट्रा बच जाता है, फिर भी आप, अगर बड़ा बिज़नेस है, आपको फिर सोशली रिस्पॉन्सिबल बिज़नेस भी बनना चाहिए, और आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, ये एक अबंडेंस का कॉन्सेप्ट है। अबंडेंस मीन्स जो ट्रू वेल्थ के बारे में कॉन्सेप्ट है। हम सोचते हैं कि पैसा बनाना इज़ ट्रू वेल्थ, बट रियल अबंडेंस जो होता है वो सिर्फ पैसा बनाना नहीं होता। अगर आप सच में माँ लक्ष्मी को आपके घर में रिटेन करना चाहते हैं और उसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, घर हो, बिज़नेस हो, तो आपको शेयर करना भी सीखना चाहिए। तो शेयरिंग ये होगा कि आपका अगर एक्स्ट्रा समोसा बच गया, एक तो आप आपके जो एम्प्लॉयज़ ही आते हैं आपकी दुकान में, उनको आप एक्स्ट्रा समोसा दे सकते हैं। सेकेंडली, अगर वो एम्प्लॉयज़ को नहीं खाना बिकॉज दे आर वांटिंग, उन लोग डाइट वाइट में हैं, उनको नहीं दे के आप, अगर इंडिया में अभी आजकल रॉबिनहुड आर्मी करके एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन का आर्मी क्रिएट हुआ है, जिन लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन लोग आपसे आपका एक्स्ट्रा फूड लेके गरीब बच्चों में या गरीब घरों में बांट देते हैं। तो आप वो रॉबिनहुड आर्मी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि अगर आप हर दिन शाम को हमसे ये समोसा लेके डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर वो लोग आपकी लोकेलिटी में नहीं हैं या ये करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप खुद भी एक कुछ फ्रिज जैसा या एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कोई गरीबों के लिए रख सकते हैं, क्योंकि इंडिया में तो रोड साइड में भी कितने बेगर्स होते हैं, और बड़े शहरों में स्पेशली ज़्यादा बेगर्स होते हैं दुकानों के सामने। तो आप एक शेयरिंग का कॉन्सेप्ट उनके लिए भी खोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा आपका जो भी बच गया है वो उन लोगों को दे दीजिए जो लोग पुअर हैं, जिन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आसपास अगर आपको पता है कि कोई आश्रम है, चिल्ड्रंस आश्रम है, या एल्डरली का आश्रम है, या एक पुअर एरिया है जहाँ पे पुअर पीपल रहते हैं, वैसा भी अगर आपके पास, अगर आप नहीं तो आपके एम्प्लॉयज़ लोग जानते होंगे ऐसे लोग जिन लोग पुअर हैं और उन लोग इतना
कोई नया अगर आया है शहर में, उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो वो सब लोगों को आप डेफिनेटली वो जो स्लम्स में रहते हैं या पॉवर्टी वाले एरिया में रहते हैं, वहाँ जाके वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। सो अगर आपने एक तो विजडम लगाया ऑपरेशन स्ट्रैटेजी में ये समझने के लिए कि आपके कस्टमर्स एक्चुअली क्यों नहीं, आपका सेल्स बढ़ रहा है या सडनली क्यों आपका सेल्स कम हो गया, तो राइट बिजनेस स्ट्रैटेजी यूज़ किया तो आपको एक्सेस भी ज़्यादा आप बनाएंगे नहीं। सेकेंड इज़, अगर राइट बिजनेस स्ट्रेटेजी यूज़ करके आपने एक्सेस को कम कर दिया, अभी सिर्फ आपका शाम को शायद सिर्फ 5-10 समोसा ही बच रहा है, वो आप एम्प्लॉयज़ को दे दीजिए या गरीबों में दे दीजिए, राइट। या कोई एम्प्लॉय जो गरीब है वो अपने आसपास के गरीबों में दे सकता है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, राइट। तो इससे आपने क्या किया, आपके बिजनेस के लिए एक अबंडेंस जो क्रिएट किया है, ये अबंडेंस को सोशल अबंडेंस बोलते हैं, कि आपने शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया, कि दूसरे लोगों को हेल्प करने का ये कर दिया, क्योंकि आप इतना तो हेल्प कर ही सकते हैं ना। आपका 10 समोसा अगर आपने किसी को दे दिया, 20 समोसा आपने किसी को दे दिया, आपके प्रॉफिट में इतना कुछ वो मैटर ही नहीं करेगा आपके दुकान के, right? And same thing not just with samosa, if in this दुकान there are other things also जो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है, जिसका सेल्स के ही उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास आप 100 आइटम्स सेल करते हैं, वो 100 आइटम्स में अगर कुछ 5-10 आइटम्स आपने ऐसे देखे जो सेल उतना नहीं हो रहा समर टाइम में जितना पहले होता था, या तो वो वेदर चेंज की वजह से नहीं होगा सेल, या तो वो इंग्रेडिएंट क्वालिटी के शिफ्ट की वजह से नहीं होगा। तो आपने अगर ये माइंडफुलनेस यूज़ किया आपके बिज़नेस में, और आपने वैसे लोगों को भी हायर किया कि जो माइंडफुलनेस यूज़ करते हैं अपनी बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ में, तब क्या होगा, आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो माइंडफुलनेस आपने रखा, तो जब कोई प्रोडक्ट आपका सेल नहीं हो रहा, उसके 5-10 कारण यूजुअली होंगे। तो एक एक करके आपने वो कारणों को रिजॉल्व किया, तो या तो आपका सेल वापस पहले जैसा हो जाएगा, या तो आपका जो लॉस आपको लग रहा है अभी हो रहा है ये सेल्स नहीं होके, वो लॉस का आप डिफरेंट रीडायरेक्ट कर देंगे स्ट्रेटजी को। बिकॉज जैसे अगर समोसा इसलिए नहीं सेल हो रहा क्योंकि आप स्टेल समोसा दे रहे हो, तो एक तो यही है सोल्यूशन कि आप एक्स्ट्रा समोसा मत बनाइए, और अगर एक्स्ट्रा समोसा बच गया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ताकि कोई रीयूज़ ना करे नेक्स्ट डे। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम स्ट्रेटजी इज़, अगर कोई समर टाइम की वजह से तीखा खाना लोग थोड़ा कम कर रहे हैं, या हेल्थ फैक्टर्स की वजह से आजकल लोग तीखा खाना ज़्यादा नहीं खा रहे, तो आप धीरे धीरे या तो 2 टाइप्स ऑफ समोसा बनाने रख सकते हैं, द सेम ओल्ड समोसा जिसका टेस्ट तीखा था, एंड सम न्यू बैच ऑफ समोसाज ऑल्सो जिसमें कम तीखापन हो। उसको टेस्ट करके आप थोड़ा सा देख सकते हैं स्मॉल बैच में कि कम तीखा समोसा ज़्यादा सेल होता है कि नहीं, ये आप एक कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़, आप आपकी क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स को अच्छा कीजिए, क्योंकि अगर स्ट्रीट वेंडर और आप दोनों ही सेम प्लेस से ख़रीद रहे हैं आलू एंड अदर मटर एंड ऑल दैट, अभी नया थिंग जो है, हर इंसान को धीरे धीरे शिफ्ट भी होना है अर्थ में, कि धीरे धीरे केमिकल फ्री पोटैटोज़, केमिकल पेस्टिसाइड हार्मोन फ्री खाना सबको खाना है, ताकि हम बीमार कम पड़े। और अगर हम, और ये सब आपके स्टोर के एम्प्लॉयज़ के हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा अगर आपने ऐसे प्रोडक्ट्स रखे, स्टॉक किए जो हेल्थ के लिए अच्छा हो, हेल्थ सपोर्टिव ज़्यादा हो, जिसकी क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो। क्योंकि जितना अच्छे क्वालिटी का इंग्रेडिएंट आप यूज़ करेंगे समोसा, डोसा ये सब बनाने में, क्वालिटी ऑफ पानी, राइस, वीट, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपके पास एक माइंडफुल परचेज़र है जो ये सब अच्छे क्वालिटी को देख के परचेज़ कर रहा है, और माइंडफुल कुक है जो अच्छे वे से चीज़ों को कुक कर रहा है, तभी जाके आपका प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा। और फिर थर्ड थिंग है फूड कलरिंग की बात। आप ये एक जो दुकान है इसमें मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि वो लोग एक फ़ूड कलरिंग यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, पर एक्चुअली फ़ूड कलरिंग ना थोड़ा हेल्थ के लिए हार्मफुल है करके कोई लोग, इवन इफ उनको ना इनिशियली नहीं समझ में आएगा कि ये फूड कलरिंग के वजह से उनको हार्म हो रहा है या उनका कुछ बीमारी आ रही है धीरे धीरे उनके बॉडी में, बट भगवान ने ना सबको एक इंट्यूशन, इनर इंट्यूशन दिया है जो कॉन्शियस इंट्यूशन नहीं होता, जिसके कारण से क्या होगा, जिनको ना ऐसे समझ में आ रहा है कि ये खा के मुझे कुछ तो हो रहा है, एसिडिटी शायद मुझे ज़्यादा हो रहा है,
या ये खा के मेरा गला चिड़चिड़ ज़्यादा कर रहा है क्योंकि इसमें डाई है, फूड कलर है। तो वो इंसान जिसने ये ऑब्ज़र्व किया होगा माइंडफुली, किसी किसी ने माइंडफुली ऑब्ज़र्व किया होगा अगर वो योगा मेडिटेशन ये सब करते हैं। जो योगा मेडिटेशन नहीं करते वो लोग भी माइंडफुली शायद नहीं ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये समोसा खा के मुझे कुछ हो रहा है, बट उनको ना इंट्यूटिवली भगवान शायद ऐसे बता रहा होगा कि ये समोसा का टेस्ट उनको अच्छा लग रहा होगा ज़्यादा, तो जाके वो लोग वो समोसा खाएंगे जिस समोसा में कलरिंग नहीं है। वो प्रोडक्ट खाएंगे जिसका क्वालिटी सेम या बेटर है पहले की क्वालिटी से जो वो लोग पहले खाते थे। तो ये अगर इन बिजनेसेस ने ऑब्ज़र्व किया तो उनको हेल्प करेगा। अब ये समोसा वाले बिज़नेस का जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला, ये सेम ही कॉन्सेप्ट है आप इंडिया में कोई भी और बिज़नेस में अप्लाई कर सकते हैं। फूड में आपको फूड टेस्ट के बारे में समझना होगा। अगर आप क्लोथ्स सेल कर रहे हैं तो आपको क्लोथ्स के कस्टमर के टेस्ट को समझना होगा। अगर आप ज्वेलरी सेल कर रहे हैं आपको ज्वेलरी के कस्टमर के टेस्ट को समझना होगा, और आपकी ज्वेलरी की क्वालिटी को भी आपको चेंज करना होगा। अगर आप धीरे धीरे ये चीज़ में अवेकन हो रहे हैं कि हमको अर्थ पोल्यूशन अगर कम करना है तो जो चीज़ बेच रहा है लोगों को, उनको वो चीज़ अच्छे क्वालिटी की चीज़ें बेचनी शुरू करनी है। और अगर आप ख़राब क्वालिटी के, आपको अगर समर टाइम या कोई भी धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि आपका बिज़नेस सेल ही नहीं हो रहा, तो कोई दुकानदारों को ये भी समझना है जिनका बिज़नेस बिल्कुल ही नहीं सेल हो रहा या बहुत ही ख़राब हो चुका है, उनको ये भी जानना होगा कि शायद मुझे ये बिज़नेस बंद करना होगा, मुझे कोई और जॉब लेना चाहिए जो मेरे सोल के पाथ से अलाइंड हो, जो मेरे फ्यूचर के लिए बेटर हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सपोज़ अभी अगर जैसे इंडिया में ट्रेन्स में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, लेडीज़, इवन मेन कभी कभी ज्वेलरी सेल करते हैं। अब ज्वेलरी का बात यह है कि जो ज्वेलरी हम जब मैं कॉलेज में थी, मैं ज़्यादा ट्रेन्स में नहीं चढ़ती थी, कभी कभी ही चढ़ती थी। पर जब मैं काम करती थी तब मैं ट्रेन्स में ज़्यादा चढ़ती थी करके मैं हमेशा वो ज्वेलरी या क्लिप्स, हेयर बैंड, ये सब वो ट्रेन के वेंडर्स से हम ख़रीदते थे। क्योंकि एक तो क्या है, हमको कभी कभी हमारा ज्वेलरी अगर नीचे गिर गया चलते चलते और हमारे पास ज्वेलरी नहीं है और हमको कुछ पहनना है तो तब हम ख़रीदेंगे, या हमको ऐसे ही किसी के घर जा रहे हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट लेना है तो एक कुछ अच्छा सा गिफ्ट दिख गया तो वो हम ख़रीदेंगे ट्रेन में। या कोई बिज़ी हाउसवाइफ है, उसके पास टाइम नहीं है दुकान जाने का, वो सारा दिन 10 घंटा काम करती है, 1-2 घंटा ट्रेन में रहती है, वो ख़रीदेगी आपसे ज्वेलरी। पर लोग हम कितना ज्वेलरी ख़रीदेंगे? अगर आप 10-20 साल ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो धीरे धीरे आपके पास ज्वेलरी का कलेक्शन इतना रहेगा कि आप नहीं ज़्यादा ख़रीदेंगे। या अगर आप जब टीनेज ईयर्स में हम जब ज्वेलरी ज़्यादा ख़रीदते थे, अब हम जब मैच्योर हो रहे हैं हम नहीं ख़रीदेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, और फिर आजकल जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, पहले जब ट्रेन में कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलती है, पर कभी कभी इतनी ख़राब क्वालिटी की चीज़ होती है, वो अगर हम पहनेंगे तो मुझे जैसे पहले मुझे ये नहीं होता था ज्वेलरी से, पर आजकल ऐसा होता है कि मुझे ईयरिंग्स पहन के मेटल एलर्जी हो गई है। तो अगर ज्वेलरी का मेटल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, हमको उससे एलर्जी आ सकती है। तो इसीलिए जो लोग, अगर 10 लोग हैं जो ट्रेन में सेल कर रहे हैं ज्वेलरी, उसमें से अगर 1-2 के पास ही अच्छे क्वालिटी का मटेरियल है, अच्छे दिखने वाला भी मटेरियल है, वो ही सिर्फ सेल करना कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म, अगर लोगों को ऑलरेडी ज्वेलरी से एलर्जी चालू हो गई है। तो जो बाकी 8-7 लोग हैं जिनका बिज़नेस ऑलरेडी धीरे धीरे ख़राब हो रहा है क्योंकि शायद उनको पता नहीं कि अच्छा ज्वेलरी क्या होता है, या वो लोग सिर्फ थोड़ा सा पेट को ये करने के लिए सेल कर रहे थे। पर आप ये भी सोच लीजिए ना, अगर आपको ज्वेलरी सेल करने का स्किल नहीं समझ में आ रहा कि कैसा ज्वेलरी स्टॉक करना चाहिए या कितना ज्वेलरी स्टॉक करना चाहिए, या आप बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं और फिर भूल जाते हैं उसको ठीक से बेचना, कुछ भी कारण हो, आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है आपके बिज़नेस में बेचने से, तो आपको ये समझना है कि आपको शायद ये काम करना बंद करना है। और तीसरी चीज़, पहले जब मैं इंडिया में, मुझे बहुत बुरा लगता था कि छोटे छोटे बच्चे ज्वेलरी सेल कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खाना सेल कर रहे हैं, तो इसलिए मैं ना वो छोटे छोटे बच्चों से वो ख़रीदती थी।
पर अब मुझे लगता है कि ज़्यादा सोशली रिस्पॉन्सिबल काम हमारा ये होगा जब हम टीनेजर्स थे और कॉलेज जाते जाते ये सब खरीदते थे इन लोगों से। तब ठीक है कि एज टीनेजर्स या हम खुद लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, इसलिए हम एक और पुअर पर्सन के लिए ख़रीद रहे हैं, इसलिए हम ख़रीदते थे। पर अगर हम मिडिल सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के हैं कि हम इतने पुअर नहीं हैं, हम अगर रिचर कैटेगरी में आते हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा है, तो इंस्टेड ऑफ ये जो बच्चे हैं इनसे ख़रीद के उनको एक लाइवलीहुड देने के बजाय बेटर सोशली रिस्पॉन्सिबल काम ये होगा कि अगर कपल ऑफ पीपल जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं रेगुलरली, उनको अगर कोई बच्चा अच्छा लगता है तो उसके पेरेंट्स से बात करके वो बच्चे का एडुकेशन के लिए आप पे कर दीजिए। उससे हर दिन 10-10 रुपए का, 20-20, 50-50, 100-100 रुपए का कुछ ख़रीदने के जगह आपने अगर वो पैसा ही 10-20 लोग वो ट्रेन के कलेक्ट करके कुछ करेंगे, तो मुझे लगता है कि यू कैन ईज़िली पुट द एडुकेशन वो चाइल्ड का, जिससे वो चाइल्ड को के पेरेंट्स को उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, उनका भविष्य का पाथ अपने आप खुल जाएगा एंड उनको ऐसे ट्रेन में अर्थ पोल्यूशन कॉज करने वाले प्रोडक्ट्स भी नहीं बेचने पड़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे ट्रेन्स में या रोड साइड्स में जो बिकते हैं, स्पेशली जो वुमेंस आइटम्स के रिलेटेड होते हैं, वो अच्छे क्वालिटी के भी नहीं होते और हम इसलिए ख़रीदते हैं ये सोच के कि जब हम पुअर होते हैं तब हम ख़रीदते हैं, या तो जब हम रिच भी हो गए हैं इस बात को सोच के ख़रीदते हैं कि इनको थोड़ा सा कुछ ये दे दे, जॉब दे दे। पर ये सोशल रिस्पॉन्सिबल काम नहीं है हमारा। अगर हम रिच हो गए हैं या मॉडरेट इनकम के हो गए हैं, अगर हम वो सेम पैटर्न कंटिन्यू करें जो हम जब पुअर स्टूडेंट थे या पुअर फैमिली से थे, जो हम तब करते थे, वो अगर हम कंटिन्यू करें जब हमारा सैलरी सब अच्छा है, तो क्या हो रहा है, हम ज़्यादा अर्थ पोल्यूशन पैरामीटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और हम अलाउ नहीं कर रहे कि जो बच्चे अभी ये सब सेल कर रहे हैं या वीमेन ऑल्सो जो ये सब चीज़ें सेल कर रही हैं, उनको इंस्टेड ऑफ सेलिंग ऐसे प्रोडक्ट्स जो अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं, हेल्थ हार्मिंग भी हो सकते हैं, वो सब डायरेक्शन में उनका बिज़नेस करने की जगह वो अपने बिज़नेस को चेंज कर दे ऐसे बिज़नेस में जो ज़्यादा हेल्थ सपोर्टिव हो, न्यूअर डायरेक्शन में कुछ बिज़नेस अगर स्टार्ट कर सके, उस डायरेक्शन में जो जा सके, राइट। सो दिस इज़ द वे जो लोग कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स कैन हेल्प सम ऑफ द पीपल हु दे वांट टू हेल्प, बट हेल्प इन द राइट, हम सोशली कॉन्शियस वे में अगर हेल्प करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा सबके लिए। एंड I will make another video. Okay, the final thing that I want to say is अभी जो रिटेल स्टोर्स में अभी काम करते हैं जो लोग, जैसे डी मार्ट, रिलायंस मार्ट, बिग बाज़ार, शॉपर्स स्टॉप, बड़े बड़े मॉल्स के जो छोटे छोटे ऑल द डिफरेंट ब्रांडेड दुकान हैं, ये सब में जहाँ काम करते हैं, यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल स्टॉकिंग का सबको यूज़ करना है। क्लोथ्स का हो, फैशन का हो, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्ट हो, टॉयलेटरीज़ हो, कुछ भी प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं, फूड हो, इन द मॉल ऑल्सो फूड है, अगेन सेम थिंग, आपको फूड क्वालिटी मेंटेन करना है, क्लोथिंग क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए। क्वालिटी जो भी आइटम आप सेल कर रहे हो उसका क्वालिटी आपको मेंटेन करना सीखना चाहिए, एज़ वेल एज़ क्वांटिटी को राइट वे में स्टॉक करना सीखना चाहिए। जैसे अभी डी मार्ट में मैं अभी रिसेंटली गई तो डी मार्ट में उनका जो कोल्ड स्टोरेज एरिया है, कोल्ड स्टोरेज एरिया में वो लोग वहाँ पे जो जहाँ मिल्क प्रोडक्ट्स रखते हैं, आइसक्रीम रखते हैं, चीज़ रखते हैं, दही रखते हैं, ये सब रखते हैं, वो वाला एरिया में एक तो उनका फ्रीज़र है जहाँ पे फ्रोज़न प्रोडक्ट्स रहता है, फिर फ्रीज़र के बाजू में जो हाफ फ्रीज़र कोल्ड स्टोरेज वाला सेक्शन है, वो वाले सेक्शन में कुछ दिन पहले मैंने ऑब्ज़र्व किया कि दे हैड जो छाछ वास उन लोग बेचते हैं, छाछ का स्टॉकिंग ओवर स्टॉक हो गया है कि उनका जो ऑर्डर किसी ने लिया है उससे ज़्यादा ऑर्डर कर दिया सडनली, या ऑर्डर करने के बाद
जिसको स्टॉक करने के लिए वो जॉब दिया था वो पर्सन ने अप्रोप्रिएटली सारे इंग्रेडिएंट्स को स्टॉक नहीं किया। तो इससे क्या होगा, अभी इफ़ दे हैड बॉट से 1000 पैकेट्स, वो 1000 पैकेट्स में से अभी सिर्फ 500 पैकेट्स का ही रखने का जगह है, बाकी 500 का रखने का अगर आपके पास जगह नहीं है तो उन्होंने जस्ट उसके पास में रख दिया है। पर पास में रख देने से क्या होगा, इवन दो वो प्रोडक्ट अभी भी थोड़ा सा ठंडा है बट इट इज़ नॉट कोल्ड इनफ, और बिकॉज़ वो कोल्ड इनफ नहीं है और बिकॉज़ ये वो बटर मिल्क जैसा प्रोडक्ट है जो जल्दी से ख़राब हो सकता है, अभी उसको बाहर रखने की वजह से वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो अब आपको क्या होगा, अगर आपने ये बैड प्रोडक्ट बेचा देन मोस्ट प्रॉब्ली आपको कस्टमर कंप्लेंट्स एंड रिटर्न्स भी करने पड़ेंगे। तो इसलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ये है कि आप एडिक्वेट इन्वेंट्री ऑर्डर कीजिए अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल द एब एंड फ्लो ऑफ कस्टमर डिमांड। और कस्टमर डिमांड में भी ये अभी मिडिल ऑफ द वीक में मैं गई थी दुकान में करके, मिडिल ऑफ द वीक में ये ओवर स्टॉकिंग हो गया है। जिसने ये स्टॉक ऑर्डर किया है उसने इंट्यूशन नहीं यूज़ किया है स्टॉक को ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि उनके सेम ही दुकान में जब मैं वीकेंड में गई हूँ ये प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, वीकेंड्स में ये ख़त्म हो जाता है जल्दी। क्यों? क्योंकि वीकेंड्स में ज़्यादा जो बिज़ी मॉम्स होती हैं वो लोग आएंगे शॉपिंग के लिए, बिज़ी हाउसवाइफ्स होती हैं जिनको अभी वीकेंड में पति लोग हैं छुट्टी में घर में हैं तो हाउसवाइफ्स आएगी ये सब चीज़ें ख़रीदने के लिए, या अगर वाइफ्स नहीं आई हैं तो अभी हस्बैंड्स वीकेंड में ज़्यादा शॉपिंग करते हैं फैमिली के लिए, वैसा भी होता है। तो वीकेंड में शॉपिंग तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होगा, फ्राइडे सैटरडे संडे एंड सब कभी कभी मंडे मॉर्निंग, दीज आर द टाइम्स व्हेन सबसे ज़्यादा रिटेल में बिज़ी कस्टमर फ्लो होता है। ये मैं दूसरे रिटेल में आउटसाइड इंडिया वर्क की हूँ, पर इट इज़ द कॉमन ट्रेंड ऑफ रिटेल इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कॉमन ट्रेंड है रिटेल का कि वीकेंड में सबसे ज़्यादा ही सेल्स होने के चांसेस होते हैं, और वही प्रोडक्ट्स के सेल्स सबसे ज़्यादा होंगे जो फास्ट कंज्यूमिंग गुड्स होंगे। तो इसीलिए वीकेंड में इनका सबसे ज़्यादा ये दही, आइसक्रीम, दूध, ये सब प्रोडक्ट सबसे जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो दही, दूध, बटर मिल्क ये सब जो जल्दी ख़त्म हो जाने वाला है, तो उसका स्टॉकिंग, इसलिए अगर आप एक्सेस स्टॉकिंग करना चाहते हैं तो आपको कब करना है, आपको करना है फ्राइडे को, सैटरडे को, राइट। या आपको उसकी स्टॉकिंग को थोड़ा, अगर आपके पास स्पेस आपने नहीं, ओवर स्टॉक करने का प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ऑलवेज़ एक बैकअप स्पेस होना चाहिए टू स्टोर। अगर एक्स्ट्रा चीज़ें आपने ऑर्डर कर दी तो आपके पास अगर बैकअप स्पेस नहीं है स्टोर करने का, तो तब आपको राइट अमाउंट्स में ही स्टॉक करना है चीज़ें, राइट। और अगर जैसे इसने, जो पर्सन ने इसको हाफ स्टॉक किया है, उसने अपना एक राइट स्ट्रैटेजी, पार्टली राइट स्ट्रैटेजी यूज़ किया। उसने पार्टली राइट स्ट्रैटेजी ये यूज़ किया कि जो कार्ट में उसने रखा था वो बटर मिल्क को, वो कार्ट को उसने अभी स्टॉक करने के बाद रख दिया है नियर द कोल्ड स्टोरेज एरिया, ताकि वो कूल रहे। पर उसने कम्प्लीटली स्ट्रैटेजी ये नहीं यूज़ किया कि अगर सपोज़ मिल्क का एरिया वॉज एम्प्टी, उसको मिल्क के एरिया में रख देना चाहिए था, या बॉस से पूछ के कर देना चाहिए था कि कहाँ और इसको स्टॉक कर सके। फ्रीज़र में भी वो लोग रख सकते हैं, क्योंकि मैंने बटर मिल्क घर में फ्रीज़र में रखा है बहुत बार। तो बटर मिल्क को फ्रीज़र में रख के फिर वापस से आप अगर बटर मिल्क हो या मिल्क हो, उसको आप फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। इट्स जस्ट दैट सेलिंग के पहले उसको आपको फ्रीज़र से निकाल के नॉर्मल कोल्ड स्टोरेज में डालना पड़ेगा, राइट। तो ये सब मेजर्स आप कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सेस इन्वेंट्री आ गई। पर ये तो तभी आप कर सकते हैं ना कि जब आपके पास डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ हों, आप खुद डेडिकेटेड हों कस्टमर के बारे में सोचने के लिए, कि ये कस्टमर पर्सपेक्टिव से भी आपको सोचना है और आपके बिज़नेस पर्सपेक्टिव के लिए भी ये बेटर है कि वो ख़राब नहीं होगा प्रोडक्ट, तभी जाके वो सेल होगा। अगर आप ख़राब प्रोडक्ट स्टॉक करेंगे तो वो ख़राब प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, या सेल हुआ भी तो रिटर्न्स में आ जाएगा। और रिटर्न्स में नहीं भी आया, सपोज़ लोगों ने देख लिया कि ये चीज़ ख़राब आ रही है, तो वो अच्छे प्रोडक्ट होते हुए भी वो प्रोडक्ट, कोई कस्टमर्स जिन्होंने पहले कभी वो प्रोडक्ट नहीं टेस्ट किया है, वो प्रोडक्ट बाद में नहीं ख़रीदेंगे ये सोच के कि मुझे गंदा लगा ये टेस्ट, तो उन लोग सोचेंगे कि मैन्युफैक्चरर ने ही कुछ गड़बड़ किया है।
तो मैन्युफैक्चरर्स को भी सोचना चाहिए थोड़ा सा, इसमें सिर्फ स्टोर की ये गलती नहीं है, या ये भी हो सकता है कि जहाँ से मैन्युफैक्चरर या होल सेलर से जब ये प्रोडक्ट आ रहा है, मैन्युफैक्चरर की या होल सेलर की भी गलती हो सकती है कि सडनली उनके पास एक्स्ट्रा स्टॉक आ गया है तो उन्होंने जल्दी से आपको एक्स्ट्रा भेज दिया, ये भी हो सकता है। तो ये जो है, या कोई एक दिन जल्दी भेज दिया रादर देन आपका ये इन्वेंट्री शायद आने वाला था सैटरडे को, पर सैटरडे को आने की जगह उसने कोई तो कारण से जल्दी से भेज दिया आपको। जो भी रीज़न हो, इफ़ एवरीवन इन द सप्लाई चेन कोऑपरेटिवली ये चीज़ पे काम नहीं करेंगे, माइंडफुली नहीं काम करेंगे, थॉटफुली नहीं काम करेंगे, तो एंड रिजल्ट कस्टमर में तो आएगा ही, बट आपके ब्रांड पे भी आएगा, अगर आपके ब्रांड रिलेटेड स्टेज से ही गड़बड़ चल रहा है ना। तो एंड वो जो कॉपरेशन एंड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है वो इधर भी लागू होता है कि आपने अगर ये देखा कि आपके एम्प्लॉई ने उसको एटलीस्ट कोल्ड स्टोरेज के पास तो रख के वो गया है, तो डोंट शाउट एट दैट एम्प्लॉई एंड डिसाइड कि अगर उसके पास अगर कोई एवेन्यू नहीं है, और आप अगर हमेशा मैनेजर्स हमेशा बिजी रहते हैं एंड टू नॉट रिजॉल्व दी स्मॉल एम्प्लॉई थिंग्स, देन आपको एक एक्स्ट्रा कोई मैनेजर रखना चाहिए पार्ट टाइम, कि स्टॉकिंग के वक्त जो इन्वेंट्री को फॉलो करें, स्पेशली वो इन्वेंट्री जो जल्दी से ख़राब हो जाती है, वो इन्वेंट्री को स्पेशली स्टोर्स में देखना चाहिए। सेम थिंग, ये जो कॉन्सेप्ट, ये तो फूड का रिटेल हो गया, सेम थिंग मेडिसिन के रिटेल में भी ऐसा करना चाहिए कि यू अंडरस्टैंड वेयर मेडिसिन को ठीक से स्टॉक नहीं किया है तो क्या करना चाहिए, या मेडिसिन का कंप्लेन अगर आया है कि प्रोडक्ट कंप्लेन की प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके फॉलोअप की प्रोसीजर्स करेक्ट होने चाहिए कस्टमर कंप्लेंट्स के। मैनी मेडिसिन फाउंड जिसके मेडिसिन लाइक प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन एंड कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट्स, इवन दो कस्टमर सर्विस नंबर तो प्रोवाइडेड है, ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइडेड है, बट राइट फॉलोअप टू एक्चुअली चेंज कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम जोन नहीं होता बहुत कस्टमर्स के। तो वो वाली चीज़ें भी कंपनीज़ को थोड़ी देखनी चाहिए कि क्या है कि ट्रेनिंग ही नहीं मिली है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को कि कस्टमर कंप्लेंट्स को राइट वे में कैसे एड्रेस करना है। बहुत सारे लोगों को ये इंट्यूटिवली आती नहीं है, ये ट्रेनिंग भी लोगों को देनी पड़ती है कभी कभी, कि अब तक इंडिया में ट्रेनिंग क्या मिली है कस्टमर सर्विस लोगों को, या जो लोग रिटर्न्स लेते हैं प्रोडक्ट के, उनको सिर्फ ये ट्रेनिंग मिली है ये प्रोडक्ट हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, या लिया तो कस्टमर ने क्या कंप्लेंट किया उसके कस्टमर से हमने फीडबैक तो ले लिया और कस्टमर को एक रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट दे दिया या मनी ले लिया। दिस इज़ व्हाट ऑल कस्टमर केयर इंडिया में मैंने देखा है करते हैं, बट दिस इज़ नॉट रियल कस्टमर सर्विस। रियल कस्टमर सर्विस, इंडिया के कस्टमर सर्विस की मैंने ये क्योंकि रिपीटिंग पैटर्न देखी है, बहुत मल्टी लेवल रिटेल कंपनीज़ की रिपीटिंग पैटर्न है कि वो लोग एक्चुअल कस्टमर प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं करते। जैसे अगर एक प्रोडक्ट है जिसमें अगर पेस्टिसाइड्स का मात्रा किसी ने देख लिया कि ज़्यादा है, दैट इज़ अ हेल्थ लॉन्ग टर्म हेल्थ हार्म फॉर द पर्सन हु फाउंड द प्रॉब्लम एज वेल एज एनी वन एल्स जो वो प्रोडक्ट को अभी खाने वाला है। और ये वाला चीज़ अभी रिसेंटली आया भी है, मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ अबाउट कस्टमर कंप्लेंट्स। बट कस्टमर कंप्लेंट्स भी पार्ट ऑफ ऑपरेशन स्ट्रैटेजी है, पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर है, सो दैट आप आपके फ्यूचर कस्टमर के टारगेट मार्केट को ना लूज़ कर दें। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी, और वो मैं इंग्लिश में बताऊंगी क्योंकि ये बहुत सारे हाई लेवल पर्सन्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस, नॉट सिंपल एम्प्लॉयज़। ये जो पार्ट मैंने बताई है ये सिंपल एम्प्लॉयज़ के लिए कि जो रिटेल में काम कर रहे हैं। अगर आपको आपके बिज़नेस से बोर हो रहे हैं आपका ये भी है, मैंने जो क्लोथिंग स्टोर्स में देखा है, जो दिवाली टाइम आती है, फेस्टिवल टाइम आता है, तब तो क्लोथिंग स्टोर्स इंडिया में बहुत बिजनेस करते हैं। बट जब ऑफ पीक सीज़न होता है, जब क्लोथिंग स्टोर्स इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर रहे, उस वक्त मैनेजर का भी काम होता है एंड एम्प्लॉयज़ का काम है ये कि आप अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं, आप आपके बिज़नेस में सच में मन से आपके बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका काम है कि कस्टमर को करेक्टली उसका प्रोडक्ट देना जो कस्टमर ढूंढ रहा है। मैं एक स्टोर में गई, वहाँ पे 10 एम्प्लॉयज़ 4-5 एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, कस्टमर्स भी कोई नहीं है, ओनली 2 कस्टमर्स वो देयर, और वो 2 कस्टमर्स के कंसर्न्स को ही एड्रेस करने के लिए प्रोएक्टिविटी ही नहीं थी उनके एम्प्लॉयज़ में। तो जो उनकी हायरिंग कर रहा है वो करेक्ट हायरिंग नहीं कर रहा,
उसको पता नहीं है कि कैसा टाइप ऑफ पर्सनालिटी को हायर करना चाहिए फॉर सेलिंग अ प्रोडक्ट। जो दुकान जहाँ पे लोग हर दिन नहीं आएंगे, हर साल नहीं आएंगे, वहाँ पे प्रोएक्टिव कस्टमर सर्विस चाहिए कि जो भी कस्टमर आए उसको हम सेल कर पाएँ प्रोडक्ट। और ये भी समझने वाले लोगों की कैपेसिटी चाहिए। और इंडिया में भी है ये, वर्ल्ड में ग्लोबली एक प्रॉब्लम है, कंप्लेंट्स को राइटली सुनने का एक प्रॉब्लम जोन है। तो अबाउट द कंप्लेंट, कस्टमर कंप्लेंट, आई विल मेक द अदर वीडियो, बट जस्ट कस्टमर एड्रेसिंग द कस्टमर नीड, वो भी कभी कभी रिटेल्स के, मॉल्स के एम्प्लॉयज़ डोंट डू इट। क्योंकि मॉल्स के एम्प्लॉयज़ का क्या है, उनके पास स्टैंडर्ड सैलरी है। अब स्टैंडर्ड सैलरी है करके अगर 10 एम्प्लॉई है एक कंपनी की, वो आप 50 एम्प्लॉई भी हो अगर कोई बड़ी कंपनी है, तो वो 10 और 50 में से सिर्फ हार्ड वर्किंग कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड या कस्टमर केयर ओरिएंटेड पीपल या रियली सिंसियर पीपल आर ओनली मे बी 1/10 या 1/2 ऑफ द पीपल हु वर्क देयर। बट द बाकी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो राइट एटीट्यूड से काम नहीं करते। तो आपका जब अगर ड्विंडलिंग टाइम है, जिनका राइट एटीट्यूड नहीं है, या तो उनको आपको फायर करना ही चाहिए। बिकॉज अगर राइट एटीट्यूड से अगर कोई काम नहीं कर रहा, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कीपिंग, देन यू विल वंडर कि मेरा कंपनी क्यों प्रॉफिट नहीं कर रहा, राइट? You have to understand कंपनी में एंड सम कंपनीज सीइंग दिस डिसाइड कि ऑटोमेटेड सिस्टम्स कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बट ऑटोमेटेड सिस्टम्स ऑल्सो डू नॉट एड्रेस, बिकॉज मैं वैसे भी मॉल में गई हूँ, इंडिया में भी, यूएस में भी, जहाँ पे ऑटोमेटेड सिस्टम्स बिल्कुल कस्टमर कंसर्न्स एड्रेस ही नहीं करते। एंड इनफैक्ट आफ्टर ऑटोमेटिंग अ सिस्टम, आपके पास कोई और कस्टमर फीडबैक लेने के चैनल्स जो हैं बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो इंट्यूटिव गाइडेंस ऑफ क्या है एक्चुअल कस्टमर प्रॉब्लम ही चला जाता है, क्या है जो आप कस्टमर की नीड को एड्रेस ही नहीं कर रहे, वो चला जाता है। तो इवेंचुअली क्या होगा आपका, इसलिए सेल्स डाउन हो जाएगा, क्योंकि राइट कस्टमर केयर पीपल आर नॉट देयर, राइट कस्टमर सोल्यूशन एड्रेसिंग पीपल आर नॉट देयर। एंड अगर आपकी कंपनी में कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रहा है, वो क्रॉनिक प्रॉब्लम को स्टॉप करने वाला पर्सन भी आपके पास है ही नहीं, क्योंकि आपने एड्रेस ही नहीं किया। जो माइक्रो लेवल प्रॉब्लम था, माइक्रो लेवल प्रॉब्लम को आपने मैक्रो लेवल में कर दिया। कि अगर आपका एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है कि कस्टमर केयर वाले एम्प्लॉयज़ ही आपने नहीं एम्प्लॉय किए हैं, तो अभी 10 में से पहले थे अगर 8 पीपल वर केयरिंग पीपल एंड 2 वर्न्ट। जो केयरिंग पीपल है वो काम कर करके इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि ये वाले पर्सन काम ही नहीं कर रहे, मैं क्यों ज़्यादा काम करूँ। ऐसे वाले अगर लोग आ जाएंगे तो उनको लगेगा कि सारा भार मेरे ही ऊपर है। तो वो क्या करेगा, वो जो सबसे गुड एम्प्लॉई है, जो सबसे मेहनती एम्प्लॉई है, वो तो अपना सब काम ठीक ठाक सीख लेगा और सीख के फिर वो दूसरे कंपनी में चला जाएगा। वो क्यों आपकी कंपनी में रहेगा जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा गधे का काम करना है। वो फिर तभी वहीं जाएगा ना कि जहाँ पे उसकी गधे के काम करके उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो वैसे कंपनी में चला जाएगा। एंड अगेन उसकी जो ज़्यादा मेहनत करता है, जो सही मेहनत करता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं, सही मेहनत करना ज़्यादा ज़रूरी है जब आप बिज़नेस कर रहे हैं। तो सही मेहनत जो कर रहा होता है वो उसकी बढ़ोतरी कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी। वो एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, उसको मिल ही जाएगा सही बढ़ोतरी। पर जो राइट वे से मेहनत नहीं कर रहा है, वो इनिशियली शायद इजीली मुफ्त की रोटी तोड़ रहा होगा बहुत सारे साल, बट जहाँ पे दूसरे जो हेल्पफुल पीपल हैं, जो ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा मेहनती हैं, ज़्यादा सिंसियर हैं, वो लोग ने उसका स्लैक पिकअप कर दिया होगा बहुत सालों से। पर इवेंचुअली उसका भी ब्रेक डाउन आएगा कि अगर आप अच्छे एम्प्लॉई नहीं हो तो आप ऊपर कॉर्पोरेट स्टेटस में या कहीं पे भी ऊपर नहीं जा सकते। या आपका सैलरी, वो जो 10,000 का सैलरी है, आपका हमेशा 10,000 वाले सैलरी रेंज में ही आपको जॉब मिलेगा, क्योंकि आपने तो कुछ सीखा नहीं ना। आपके 10,000 के सैलरी के बाद अगले 20, 30, 40,000 सैलरी के लिए जैसा लेवल का आपको काम करना है, वो डेवलपमेंट आपने आपका नहीं किया, इवोल्यूशन नहीं किया आपके काम का, कि समझदारी नहीं दिखाई आपके काम में। क्योंकि दो लोग बेच तो सकते हैं कोई भी कस्टमर को सेम प्रोडक्ट, पर आपने कैसे बेचा वो प्रोडक्ट, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर कस्टमर ने कुछ रिक्वेस्ट किया जो आपके पास नहीं है, उसको वो कस्टमर को देने के लिए आपने क्या प्रोएक्टिव स्टेप्स लिया, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और ये तो सिर्फ मैं फर्स्ट लेवल ऑफ कस्टमर केयर एंड कस्टमर सर्विस की बात कर रही हूँ। द मोर ईयर्स यू स्टे इन अ पर्टिकुलर कंपनी या मोर ईयर्स यू स्टे इन अ पर्टिकुलर बिजनेस,
जितने ज़्यादा साल आप वो बिज़नेस में रह रहे हो, उतने ज़्यादा आपके पास पोटेंशियल है डेवलप करने की आपकी स्किल्स को। और जो नहीं डेवलप करता वो आगे नहीं जा सकता। इसलिए बहुत सारे लोग ये भी होते हैं, जलन हो जाती है उनको कि मेरा फ्रेंड जो है वो क्यों, उसको क्यों मिल रहा है प्रमोशन, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ जो ये कर रहा है। पर नहीं, कोई कोई लोग ये नहीं देखते कि दो इंसान सेम हाथ से भी मेहनत का सेम काम कर रहे हैं। दोनों दो इंसान जो, वो स्टॉकिंग के बारे में जो मैंने एग्जांपल दिया अभी, अगर जिसने सिर्फ कोल्ड स्टोरेज में ये चीज़ को कोल्ड स्टोरेज के पास रखा रैदर देन इन कोल्ड स्टोरेज, उसने पार्शियल काम ही किया है, उसने कंप्लीट काम नहीं किया। उसने सिर्फ देखा जगह नहीं है स्टॉक करने की, मैं यहाँ पे रख के चला जाऊँगा, और उसका अगर टाइम हो गया 5 बज गए, मेरा शिफ्ट सिर्फ 5 बजे का है, वो चला गया, किसी को कुछ भी नहीं बोले, तो उसने सेम लेवल काम नहीं किया है। वर्सेस अगर दूसरे दिन कोई और एम्प्लॉई है, उसने देखा कि ये अभी फिल्ड है, उसने भी वहाँ स्टॉक की, उसके जैसे ही कोल्ड स्टोरेज की उसका पॉलिसी अगर ये है कि कोल्ड स्टोरेज के पास तुम रखो, उसने भी कोल्ड स्टोरेज के पास रखा। पर अ बेटर एम्प्लॉई कौन होगा? अगर 5 बज गए हैं फिर भी उसने अगर देखा कि 5 बजे के वक्त जगह खाली हो गई है, तो उसने 5 बजे के वक्त उसको जगह खाली के जगह वो प्रोडक्ट्स को माइंडफुली रख के फिर वो निकला। वो ज़्यादा बेटर कस्टमर केयर ओरिएंटेड एंड वर्क ओरिएंटेड पर्सन हुआ, राइट। तो वो सेम काम नहीं कर रहे इसलिए कि उसने एटलीस्ट रीस्टॉक कर लिया वो जगह को। या अगर आपने सुबह स्टॉक किया था और 2 घंटे बाद आपने देखा कि सेल हो चुका है प्रोडक्ट, तो अभी जगह बन गई है बाकी के चीज़ों को स्टॉक करने की, तो उसने माइंडफुली जाके 1-2 घंटे में बाकी के प्रोडक्ट्स को रख दिया ताकि ये ख़राब ना हो। वो है बेटर। एंड इवन बेटर कौन है? जो जाके रिसोर्सफुली मैनेजर से पूछ के या खुद जाके अपने खुद के रिसोर्सेज एंड दिमाग लगा के उसको कहीं ऐसे जगह रखे जहाँ प्रोडक्ट ख़राब ना हो। वो है बेस्ट एम्प्लॉई। तो किसको मिलना चाहिए प्रमोशन? राइट, द वन जो बेस्ट वर्क कर रहा है उसको मिलना चाहिए, जो ज़्यादा एफर्ट दे के काम कर रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ज़्यादा सोच समझ लगा के काम कर रहा है, इंट्यूशन यूज़ कर रहा है, राइट, जो सब कुछ यूज़ कर रहा है, इंट्यूशन भी यूज़ कर रहा है, लॉजिक भी यूज़ कर रहा है, प्रैक्टिकलिटी बेस्ड भी है, वेस्ट नहीं कर रहा अपनी कंपनी के रिसोर्सेज, उसको मिलना चाहिए ना ज़्यादा प्रमोशन। एंड इवन इफ वो पर्सन को उस कंपनी में कभी ना प्रमोशन मिले, अगर आपने वो मेहनत करी है उसका फल आपको कहीं ना कहीं कोई और कंपनी में मिल ही जाएगी, राइट। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आपको सही कर्म करना होता है, सही दिमाग और दिल दोनों लगा के काम करना होता है। और दिमाग दिल लगा के अगर आपने कस्टमर के पर्सपेक्टिव से काम किया तो आपका बिज़नेस और ज़्यादा खुलता है। और कस्टमर के बेसिस पे काम करने के बाद अगर आपका बिज़नेस बहुत बढ़ोतरी कर रहा है, तब अगर आपने जेनरॉसिटी भी ऐड कर दिया आपके पैराडाइम में कि आप कोई सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को कुछ फूड अगर फ्री में दे दें, तो आपने और भी बेटर काम किया फॉर सोशल एंड अर्थ गुड, राइट। एंड अभी बिकॉज अर्थ पोल्यूशन का भी अभी पैराडाइम एंड पैरामीटर इज़ हाई, इफ़ यू ऑल्सो रेस्पॉन्सिबली ऐड ऐसे बिजनेस प्रैक्टिसेस जिसमें अर्थ पोल्यूशन विल बी लेस और डिक्रीज या मिनिमाइज्ड या स्टॉप्ड, देन आप और भी ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे फिर ऑपरेट कर रहे हैं आपके बिजनेसेस को, राइट। और ये छोटा सा बिजनेस से लेके बड़ा कंपनी ये सेम स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकता है, बिकॉज प्रिंसिपल इस स्ट्रैटेजी का सेम है सब इंसानों के लिए। इट डजेंट मैटर आप मल्टी मिलियनर हो या एक सिंपल ठेले वाला। और ठेले वाला भी अगर उसका 5 समोसा बच गया तो आसपास की गरीबों को वो ठेले वाला भी दे सकता है वो समोसा, वो भी वो करके अपने बिजनेस का नुकसान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट डे वो ख़राब खाना नहीं देगा फिर किसी को। उसके पास अगर दिख रहा है कि कोई ठेले वाले जो हैं अगर उनके पास फल अभी समर में जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो आप समर में ये देखो कि अगर आपको नोटिस हो रहा है, आप माइंडफुली काम करोगे तो ऑब्जर्व करोगे कि आपका फल कब जल्दी ख़राब हो रहा है। अगर फल आपका जल्दी ख़राब हो रहा है तो आप उसको जल्दी से बेच दो। और
फार्मर का काम ये है, फार्मर का अभी नया काम ये समझना कि आपने जो अभी इतने जल्दी जल्दी फलों को बढ़ा करने के लिए जो केमिकल्स डाला है, उसकी वजह से आप भी जल्दी बीमार पड़ रहे हो, आपका ठेले वाला भी जल्दी बीमार पड़ रहा है, आपका वेंडर सेलर सब जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि आपने एजिंग के केमिकल्स डाले हुए हैं, पेस्टिसाइड्स डाले हुए हैं, जो सब हार्मफुल है सबके लिए। तो अगर आपको आप पैसा तो बहुत बना रहा होगा कोई फार्मर, पर वो बहुत सारे पैसे लेके आप करोगे क्या अगर आपकी बीमारी भी बहुत ज़्यादा है, या आपके एम्प्लॉयज़ इतने बीमार पड़ रहे हैं कि वो काम ही नहीं कर सकते बिकॉज आपने इतना केमिकल डाला हुआ है आपके लैंड में, आपके पेड़ों में, आपके पौधों में। तो इसलिए अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते तो हर ठेले वाले से लेके फार्मर से लेके रिटेल स्टोर्स वाले सबको ये कॉन्शियसली फूड के सप्लाई में समझना है, ऐसा फूड स्टॉक करना जो केमिकली हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, क्योंकि जो बेच रहा है वो भी वो कांटेक्ट में आ रहा है वो केमिकल के, जो ख़रीद रहा है वो भी कांटेक्ट में आ रहा है, जो खाना बना रहा है वो भी कांटेक्ट में आ रहा है, जो खाना ग्रो किया है वो भी कांटेक्ट में आ रहा है। सो एवरीवन वो केमिकल्स की कांटेक्ट में रह के हम सब ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, जल्दी एज हो रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हार्मफुल चीज़ों का ये कंटेंट बढ़ गया है। तो यहाँ पे भी आप अगर फूड सप्लाई के, क्लोथिंग में भी सेम प्रॉब्लम, अगर क्लोथिंग में आपने ज़्यादा केमिकल डाल दिया, अगेन वो सेम रीज़न है वाई आपके क्लोथ ज़्यादा सेल नहीं हो रहे। जो कोई स्टोर्स हैं वो लोग माइंडफुल नहीं है करके वो लोग क्या करेंगे, अगर कस्टमर ने कोई क्लोथ्स अगर नहीं पहना, वो क्लोथ्स को वो लोग उसमें स्प्रे वे डाल रहे हैं। तो अभी वो जो स्प्रे डाल रहे हैं ना, तो वो स्प्रे के केमिकल्स की वजह से, या वो जो पानी भी यूज़ करे उसमें जो अगर पोल्यूटेड पानी यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो स्प्रेइंग आपने डाल दिया क्लोथ्स को व्रिंकल फ्री बनाने के लिए, या कुछ भी डाला एडिशनल उसमें, डाइज़ अपने अगर मैन्युफैक्चर स्टेज में डाइज़ डाल दिया या रिटेलर स्टेज में डाइज़ डाल दिया, एवरी सिंगल डाई आपने जो एक्स्ट्रा डाला, एवरी सिंगल केमिकल वो क्लोथ में जिस अलग अलग स्टेजेस ऑफ क्लोथ के सप्लाई चेन में किसी ने डाला, वो केमिकल्स भी आपको हार्म कर रहे हैं, सेम वे लाइक फूड। इसलिए केमिकल रिडक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। माइंडफुली अगर आप काम करेंगे ना, आपको कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके फूड में भी, आपके क्लोथ्स में भी कहीं नहीं ज़रूरी होगी, पर उसके लिए मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, सोच ज़्यादा और मेहनत, मगर ज़्यादा आपने किस चीज़ में मेहनत की, अपने सेहत को अच्छे रखने के लिए। क्योंकि अगर आप मेहनत इसमें कर रहे हैं कि मुझे क्लोथ्स को अच्छा रखना है, तो इसमें मैंने स्प्रे डाल दिया, पर आपने वो जो स्प्रे डाला, वो स्प्रे का आप इनहेल कर रहे हो, कस्टमर इनहेल कर रहा है, उसका एक हेल्थ इम्पैक्ट जो आने वाला है वो आपका अभी तो फटाफट काम कर लिया, सटासट काम कर लिया, पर फिर 10 साल बाद जब आपको उससे कैंसर होगा, ऑर्गन डैमेज होगा, ब्रेन डैमेज होगा, आप फटाफट भी नहीं काम कर सकते, सटासट भी नहीं काम कर सकते, और वो सारे केमिकल्स की वजह से आपकी बीमारी का खर्चा भी इतना होगा कि वो फटाफट काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, उसका नेट इम्पैक्ट आपका नुकसान ही देगा आपको बाद में। इसीलिए ज़रूरी है कि हम धीरे धीरे सब माइंडफुली काम करना चालू करें और एक्चुअली समझना चालू करें कि जो चीज़ हमने सीखी है कि इसमें हमारा प्रॉफिट है, उसमें एक्चुअली आपका नुकसान है, बट तभी के उस दिन शायद नुकसान नहीं है, पर 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद आपका नुकसान है। तो ये समझना ज़रूरी है, सबको समझना ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेसेस नहीं तो फेल इसलिए भी कर रहे हैं बहुत सारे बिजनेसेस, या सम एस्पेक्ट्स ऑफ सर्टेन बिजनेसेस लोगों के फेल कर रहे हैं, जब वो लोग ने ये माइंडफुली ये सब एस्पेक्ट्स, लोकल एस्पेक्ट, पर्सनल एस्पेक्ट, हेल्थ एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, ग्लोबल एस्पेक्ट, कस्टमर एस्पेक्ट, ये सब अगर नहीं फॉलो किया है, जिस कंपनी में ये सब एस्पेक्ट सबसे कम फॉलो किया है वो सबसे पहले फेल होगा। जिस कंपनी का जो डिवीज़न सबसे कम ये सब चीज़ें फॉलो कर रहा है वो डिवीज़न पहले फेल होगा। जिस कंपनी के जो सेक्शन के एम्प्लॉयज़ सबसे ज़्यादा ऐसे माइंडलेस एक्टिविटीज़ करते हैं, वो डिवीज़न के सेल्स एंड प्रॉफिट्स एंड स्टॉकिंग एंड ये सब चीज़ें फेल होने लगेंगी। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली है और आप ये आपके कामों में यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।